तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो मेटल की रिएक्शन पढ़ते हैं हम वाटर के साथ, ठीक है। तो पिछली क्लासेस का आपका थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा था हमने मेटल्स क्या होती हैं, मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि मेटेलिक लेक्चर, शाइनिंग सरफेस। मेटल जनरली हार्ड होती हैं, मेलेबल होती है थिन शीट में। अगर कोई भी मेटल थिन शीट में चेंज हो रही है, इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। अगर थिन वायर में होती है तो डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके मेटल्स हैं, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शंस थे। बेस्ट जो हीट को कंडक्ट कराता है वो है सिल्वर। बेस्ट कंडक्ट ऑफ हीट सिल्वर होता है, कॉपर होता है। पुअर कंडक्ट मरकरी एंड पीबी, ठीक है। फिर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने कल के लेक्चर में आपको समझाई थी वो थी कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। कैसे? मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए करा पाती है क्योंकि उसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो मेटल की सरफेस पे हमें मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाती है। तो मेटल के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वो क्या करा पाती है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्या करा पाती है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। फिर उसके बाद हमने नॉन मेटल्स पढ़ा था। नॉन मेटल्स में क्या होता है? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। ब्रोमीन जहाँ की लिक्विड होता है। एक्सेप्शंस अगेन इम्पोर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में। एक्सेप्शंस क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन थे। हमने केमिकल प्रॉपर्टी शुरू की थी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, वही वाली रिएक्शन पढ़ी थी। हमें एक ऐसा मेटल का ऑक्साइड मिला जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर पा रहा था और बेस के साथ भी, जिसको हमने बोला एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में कौन सा था? Al2O3। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का, और इसकी रिएक्शन भी एसिड और बेस के साथ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर एक लेयर हो जाती है, लेयर बन जाती है, इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन ली थी। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है। आज का टॉपिक व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। हमने मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कल देख ली थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होती है। सबसे पहले एक्टिविटी अगेन इम्पोर्टेंट हो जाती है एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी को पढ़ेंगे हम, उसके बाद चलिए ओके, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। द एक्टिविटी नीड टू बी टीचर असाइनमेंट्स, ठीक है, बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। कलेक्ट द सैंपल ऑफ सम मेटल, पुट स्मॉल पीस ऑफ सैंपल सेपरेटली इन बीकर हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर, ठीक है। देखो मेटल का सैंपल इन्होंने यहाँ डाला। सबसे पहले एक बार पढ़ लो, हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर, हाफ इसमें कोल्ड वाटर फिल किया। ये बर्नर है, देखो ये क्या बता रहे हैं। देखो मेटल की हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। मेटल है, मेटल के ऊपर ऑक्सीजन हमने ऑक्सीजन कल वाली रिएक्शन नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि आपने मेटल लिया, मेटल को डायरेक्ट वाटर में डाल दो, ठीक है। आपको पता है ना मेटल क्या होती है? मेटल जनरली हार्ड होती है, ठीक है। हमें पहले उसको, अगर उसकी परफेक्ट रिएक्शन करानी है वाटर के साथ, तो उसके लिए एक सेटअप होता है। इस सेटअप को देख लो, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल, ठीक है ना। स्टीम की हम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब देखो मेटल की जो स्टीम होगी उसके साथ मेटल रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर, अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, डज एनी मेटल, मतलब ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स अभी हमें इस पैराग्राफ में मिलने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं। देखो हम यहीं पे समझ लेते हैं, ये जो एक्टिविटी बता रखी है इसको हम यहीं समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमने लिया ग्लास वुड सोक इन वाटर, ठीक है। यहाँ हमने लिया मेटल का सैंपल। हमने क्या किया, इस ग्लास वूल जो है, जो वूल था उसको हमने वाटर में
शो कर लिया था। इसके बाद हमने बर्नर को हीट अप किया, बर्नर ने हीट किया और यहाँ हमने रखा था मेटल का सैंपल, कोई भी मेटल ले सकते हो। यह हमारी कोर और स्टैंड है, इससे इसके साथ रिएक्शन करके ये जाएगा और इसके साथ ये वाटर, हाइड्रोजन गैस और ये स्टैंड। हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई अभी पता चलेगा आपको। अब आप मुझे एक बताइए, मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ और मेटल ऑक्साइड बना रही है और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है ना, ये मेटल और वाटर की रिएक्शन के बाद आ रही है। मेटल और वाटर की रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर आ रही है, ठीक है। ये वही हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। मेटल की जो ऑक्साइड है फिर से वाटर के साथ रिएक्शन कर लो, जो आपकी मेटल, देखो ये आपने कोई मेटल ली और आपने मेटल की रिएक्शन कराई मेटल के वाटर के साथ, तो आपकी बन गई मेटल ऑक्साइड। मेटल की ऑक्साइड को फिर से वाटर में डाल दिया तो आपके बन गया मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। रिएक्शन से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ आई, ठीक है। देखो, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, जो कि देखो मेटल रिएक्शन कर रही थी वाटर के साथ तो लिबरेट कर रही थी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या बताया, मेटल के जो ऑक्साइड है वो सोल्यूबल होता है वाटर में, डिजोल्व इन इट एंड फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। जो मेटल का ऑक्साइड है वो सोल्यूबल है वाटर में, फिर से अगर हम उसकी फर्दर रिएक्शन करा देते हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है। ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मेटल ले लीजिए और वो वाटर से रिएक्ट कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन होती है जो मेटल और वाटर की रिएक्शन देखने को हमें मिलती है। दो मेटल ले लेते हैं जो रिएक्ट कर ले इजीली वाटर से, पोटेशियम एंड द सोडियम। पोटेशियम का सिंबल के होता है और सोडियम का Na होता है। रिएक्ट करती है वायलेंटली एंड कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ इनकी रिएक्शन होती है, अगेन कौन से वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, ओके। कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इस रिएक्शन से आपकी हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आपकी हीट रिलीज होगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं द इवोल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली टू कैच फायर, और हाइड्रोजन गैस तुरंत निकल जाती है जो कि हमारी फायर भी कैच कर सकती है, ठीक है। अब देखो, ये पोटेशियम सॉलिड फॉर्म में और वाटर लिक्विड फॉर्म में, आप दोनों की रिएक्शन कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, देखो मेटल का ऑक्साइड, और आपकी हाइड्रोजन गैस सोडियम की वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड ही होगा, और आपकी हाइड्रोजन गैस और एनर्जी निकल रही है। अगर आप इनको एक्सोथर्मिक जो आपने पहले पढ़ा था उन रिएक्शन में भी इनको ऐड ऑन कर लीजिए, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। अगर हम कैल्शियम की करें, वाटर इज लेस वायलेंट एंड द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट एंड हाइड्रोजन टू कैच फायर। इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कैच फायर कर ले। मतलब देखो, आपका रिएक्शन पार्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, देखो पोटेशियम और सोडियम आपकी हीट रिलीज करेंगे सबसे पहली बात, ठीक है। यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं हम छोटे छोटे पॉइंट्स पे। भाई हमारा पोटेशियम और सोडियम आपका हीट एनर्जी आपकी निकालेगा, लेकिन आपका जो कैल्शियम मेटल, देखो तीनों कैल्शियम है वो नहीं निकालेगा हीट, ठीक है। कैल्शियम फ्लोटिंग, अब आप बोलोगे ठीक है, कैल्शियम वाली रिएक्शन देख ली इन दोनों। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम जो है वो सरफेस पे फ्लोट करने लगेगा। जो बबल हैं हाइड्रोजन के स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल, जो हाइड्रोजन के बबल हैं
वो मेटल से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ आई? ठीक है, ठीक है, ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट ही नहीं करता। ओके, ये भी अच्छी बात है, अगर आपके सामने मैग्नीशियम को रिएक्ट ही नहीं करेगा। रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब इसमें लिख लीजिए, जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ तो आपका रिएक्शन करेगा ही नहीं, और जो हॉट वाटर के साथ आप करा दो तो कर लेगा। वही हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये भी स्टार्ट कर देगा फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल ऑफ हाइड्रोजन गेट स्टिक टू इट्स सरफेस। ठीक है, मेटल, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। दो रिएक्शन है जो कि ना तो हॉट वाटर के साथ हो रही है ना कोल्ड वाटर के साथ हो रही है, लेकिन स्टीम के साथ हो रही है ना। देखो आपको यहाँ पे ना सब कुछ अलग अलग करके लिखना है। देखो पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्शन हो रही है, कैल्शियम में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं निकल रही है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ तो कर नहीं रहा है, हॉट वाटर के साथ कर लेगा। एल्युमिनियम और जो आपका ये फेरिक है, आयरन है, एल्युमिनियम और आयरन, एल्युमिनियम और आयरन दोनों के दोनों एल्युमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे कोल्ड वाटर दे दो इनको, हॉट वाटर दे दो। लेकिन स्टीम देखो, अब आप अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा ये स्टीम है? देखो यहाँ पे लिक्विड लिक्विड लिक्विड, यहाँ गैस है। कोई भी चीज़ गैसियस फॉर्म में है तो वो किस में? स्टीम में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से आपने यही सीखा था कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई चीज़ किस फॉर्म में है। ठीक है, ये समझ आया? फिर से एक बार रिवीजन, एक बार बोल दूँ। मेटल वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड, फिर से रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम एंड सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हीट एनर्जी निकालेंगे एंड द बोथ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कैल्शियम इनफ अमाउंट में इतनी ज़्यादा हीट नहीं लिबरेट करता है कि हम उसको सिग्निफिकेंट या उसको मेज़र कर सके। ठीक है, एल्युमिनियम और जो ये आयरन है ना तो हॉट वाटर में करते हैं ना कोल्ड वाटर में करते हैं, सिर्फ स्टीम में रिएक्शन करेंगे। पोटेशियम एंड सोडियम, ओके ठीक है, ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इम्पोर्टेंट पेज था ये। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अब मेटल की ऑक्सीजन के साथ कर ली, मेटल की हाइड्रोजन के साथ, वो वाटर के साथ कर ली, और एसिड के साथ अगर देखें हम मेटल को, तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सोल्ट, है ना। मेटल और एसिड, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस, फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। मेटल रिएक्ट कर रही थी, कोई भी मेटल ले लो, कोई भी एसिड के साथ, और आपका सोल्ट फॉर्म कर रहे थे, और आपकी हाइड्रोजन गैस, है ना। तो इसलिए पुराने चैप्टर पढ़े होने इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि थर्ड चैप्टर 1-2 चैप्टर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। चाहे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देख लो, मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम की ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देख ली थी, तो इन्होंने यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिखी है। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, डाइल्यूटिक HCl के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर से या सेकंड चैप्टर मुझे याद नहीं है अच्छे से, आप देख के लिख लीजिएगा, लेकिन मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा रखा है कि मेटल की हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट बात थी। हर रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन आपने अगर नाइट्रिक एसिड ले लिया, HNO3 ले लिया, तो आपकी अगर नाइट्रिक एसिड ले लिया तो आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। इट इज़ द बिकॉज HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडाइज कर देगा H2 को, प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ रिड्यूस टू एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO, NO2 में। देखो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बता देती हूँ।
ऑक्सीडाइज, देखो यहीं पे हम बिल्कुल एक बार अच्छे से समझ लेते हैं यहीं पे हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं और क्या बता रहे हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, रिडक्शन में ऑक्सीजन लूज़ कर रहा था। वैसे ये टॉपिक पिछले चैप्टर का, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार रिएजेंट के बारे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में समझाना चाहती हूँ। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड ऑन कर रहा था, रिडक्शन में ऑक्सीजन लूज़ कर रहा था, ये चीज़ हमने देख ली थी। उसके बाद देखो अगर आप बात कर रहे हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, किसी भी रिएक्शन में अगर जैसे मान लो ये एक एलिमेंट है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप कहोगे ये उल्टा क्यों? क्योंकि अगर ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा। भाई खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी के अपोजिट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हों और दूसरे को रिड्यूस करे। एजेंट अगर कहीं पे लगाओ तो वो अपोजिट हो जाता है। देखो अगर हम यहाँ बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, जो खुद जो हो वो ऑक्सीडाइज हो, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या होगा? जो HNO3 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या करता है? रिड्यूस। ये लिखी बात, इटसेल्फ रिड्यूस, अपने आप को रिड्यूस कर देगा। किस फॉर्म में रिड्यूस करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2, NO, NO3। ये था डिटेल इसका कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्चुअली में होते क्या हैं, ठीक है। मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूटिक HNO3 टू गिव H2 गैस। ओके, जो टॉपिक यहाँ से रिलेटेड है मैं वो भी कवर कर रही हूँ। सो you must have also observed activity 3.11. The rate of formation of bubble was the first in the case of magnesium. The reaction was almost exothermic in the case. The reactivity decrease, मतलब किसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, इनका भी तो कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर होता होगा कि कौन सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगी। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज़ ये रहा, याद कर लेना, या आगे इसी चैप्टर में आएगा हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ भी, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल वॉज सीन। कॉपर के केस में तो कोई बबल्स नहीं दिखते हैं हमें हाइड्रोजन के, एंड टेम्परेचर जो है अनचेंज रहता है। द शो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl, कॉपर रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है। एक्वा रिजाया लैटिन फॉर royal water, it is a freshly prepared mixture of concentrated HCl and the concentrated nitric acid in the ratio of 3:1। जो एक्वा रीजिया है नाम का, जो आपका जिसको आप रॉयल वाटर भी बोलते हो, वो कंसनट्रेशन होता है HCl का और नाइट्रिक एसिड का, इनका रेशियो 3:1 में होता है। इट इज़ डिजोल्व गोल्ड इवन थ्रो टू दीज एसिड कैन डू अलोन। एक्वा रीजिया इज अ हाईली कोरेसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है। इट वन ऑफ द फ्यू रिजेंट दैट इज एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। जो एक्वा है या आप जिसको रॉयल वाटर भी बोलते हो, वो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा कोहेसिव नेचर का होता है कि वो डिज़ोल्व कर लेता है गोल्ड प्लेटिनियम तक को भी। और जो इनका रेशियो होता है HCl और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 में पाया जाता है। आगे पढ़ते हैं हम। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सोडियम टू अदर मेटल सोल्ट। मेटल की रिएक्शन पढ़ते हैं सॉल्यूशन के साथ और मेटल के साथ, सोल्ट के साथ, यानी कि मेटल की रिएक्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सोल्ट।
मेटल की मेटल के साथ डायरेक्ट नहीं, मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, मेटल की मेटल के साथ रिएक्शन नहीं, मेटल की मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, सॉरी सोल्ट के साथ, मेटल सोल्ट्स के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। अब देखो ये मतलब ये वो वाली बात है, अगर जैसे मान लो ये मेटल है, ये दूसरी मेटल है, इनको ऐसे समझो, रिएक्टिविटी सीरीज अब हमारी आने वाली है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, जैसे मान लो ये एक बच्चा है और ये एक दूसरा बच्चा है, तो ये क्या करेगा, ये पावरफुल है थोड़ा, है ना, तो ये क्या करेगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, चाहे आप क्लास से मान लो या किसी गेम में मान लो, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि ये मोर पावरफुल है। ये क्या है, मोर पावरफुल, ये इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। ऐसा ही जैसा अगर क्लास में मान लो या किसी भी चीज़ में मान लो, ऐसा मेटल्स के साथ भी होता है। जो स्ट्रॉन्ग मेटल होती है ना, वो जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है उनको डिस्प्लेस कर देती हैं रिएक्शन में, है ना। ये चीज़ हम रिएक्शन में देखेंगे, जो अभी आप ये देख रहे हो ना, ये हम रिएक्शन में देखते हैं। रिएक्टिव मेटल जो होगी, ज़्यादा रिएक्टिव होगी, वो डिस्प्लेस कर देगी लेस रिएक्टिव मेटल को उनके कंपाउंड में से, और सॉल्यूशन टू मोल्टन फॉर्म, और सॉल्यूशन में से भी और मोल्टन फॉर्म में से भी, है ना, हर जगह से वो उसको डिस्प्लेस कर सकती हैं, ठीक है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। ये तो हम जब से ये मेटल नॉन मेटल चल रहा है, जब से ही हम पढ़ रहे हैं कि ऑल मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं होती है ना, कोई ज़्यादा पावरफुल होगी तो कोई कम पावरफुल। लेट्स चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है। चलो इन्हीं मेटल की रिएक्टिविटी चेक करते हैं ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट, सो वी आर नॉट एबल टू पुट all the metal sample we have collected in decreasing order of the reactivity. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, उसमें भी यही बात थी कि मेटल के सॉल्ट में से वो डिस्प्लेस कर लेता था, है ना, एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट्स में से डिस्प्लेस कर लेती थी, है ना। गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इट इज़ अ सिंपल ईजियर टू मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मान लीजिए इसमें कोई मेटल है, ये सोल्ट है मेटल बी का, तो ये सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, सॉल्यूशन तो बन जाएगा ए का और मेटल बी अलग हो जाएगी। तो देखो मेटल ए ने मेटल बी को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। अगर ध्यान से रिएक्शन देखी जाए, अभी रिएक्शन इन्हें दिखाई नहीं है, तो अगर हम ध्यान से देखें, मेटल ए ने मेटल बी को डिस्प्लेस कर दिया, खुद इसकी जगह सोल्ट में आ गया और इसको अलग हटा दिया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ एक डाटा है जिससे हम एक डाटा है जिसको हम देखेंगे और याद कर सको तो और भी अच्छी बात है। ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं है, एक छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज़ का, वरना रिएक्टिविटी सीरीज़ तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, एक छोटी सी है, तो ठीक है। तो इसमें क्या है, रिएक्टिव देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे रिएक्टिविटी कम होती रहेगी। अगर मैं आपको एक मेटल दूँ, मान लीजिए मेटल दे दिया मैंने पोटेशियम की, और सोल्ट दे दिया आपको, मान लीजिए मेटल दी मैंने पोटेशियम की, और जो सोल्ट दिया मैंने वो दिया मैग्नीशियम का सोल्ट, तो पोटेशियम मैग्नीशियम को क्या कर देगी, डिस्प्लेस, क्या कर देगी, डिस्प्लेस, क्योंकि पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, ठीक है, ये समझाने के लिए था, ठीक है। पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, इसको याद कर लीजिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज़ भी को पेपर में पूछी जाती है, इससे भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये, सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड, जब भी तो हम इसके ज्वेलरीज वगैरह यूज़ कर लेते हैं, कम रिएक्टिविटी है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है, तो ये जितनी आपके में दी है इस इनफ है, इतनी ही याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करें, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज सोडियम कीप्ड इमर्स इन केरोसिन ऑयल,
है ना। जल्दी बताइए, वाई इज सोडियम इमर्ज इन पोटेशियम? ओके, क्यों रखते हैं भाई? जल्दी बताइए। क्योंकि जो सोडियम है और जो पोटेशियम होते हैं वो रिएक्टिव मेटल होते हैं, एयर के साथ जल्दी ही कंबाइन कर लेते हैं और फायर भी लग सकती है। इनको बचाने की, इस एक्सीडेंट से बचाने के लिए हम इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो इसका जो आंसर लिखोगे वो लिखोगे सोडियम, हमने लाइन पढ़ी थी, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल। कंबाइन कर लेते हैं, इसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख लेना। कंबाइन कर लेते हैं एयर में, तो इसी वजह से प्रिवेंट करने के लिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। राइट द इक्वेशन, आयरन को स्टीम में डाल दो, आयरन ऑक्साइड बनेगा। स्टीम मतलब वाटर है ना, आयरन ऑक्साइड बनेगा। वाटर मतलब जो मेटल है, मेटल प्लस हाइड्रोजन, वाटर क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम एंड पोटेशियम को, कैल्शियम और पोटेशियम की तो हमने, ये तो रिएक्शन ही है, अभी भी तो पढ़ के आई है रिएक्शन, है ना। चलो मैं इनकी रिएक्शन, ये वाला लिख लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख देती हूँ फिर, ठीक है। थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो, जो आयरन है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बन रहा था, Fe3O4 है ना, प्लस हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस कर लो, 3 3 4 to 8 4 to 8, ठीक है। 4 लगा लेते हैं यहाँ, 4 to 8, ठीक है। ये बन गया मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड। सोडियम एंड पोटेशियम की तो अभी अभी पढ़ी हमने, सोडियम एंड पोटेशियम की अभी अभी पढ़ी हमने। सोडियम एंड पोटेशियम, ये सोडियम एंड पोटेशियम की, ठीक है। ये वाली कॉपी कर लेना, इसी वाली कॉपी कर लेना, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस में आपने, ठीक है। आगे बढ़े, कहाँ गए हमारे क्वेश्चंस, ये रहे, ठीक है, ठीक है। अभी तो लिखी थी ये वाली रिएक्शन, कहाँ गई, चलो फिर से लिख देते हैं एक बार। आयरन को स्टीम में रखा, आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस यहाँ 3 लिखा था, यहाँ 4 और 4 to 8, ठीक है। कैल्शियम पोटेशियम की बता दी, हमें इसे इसको कॉपी कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सैंपल दिए हैं ABCD, ओके। सैंपल दिए हैं 4 मेटल के ABCD, ठीक है। वी वर टेकन एंड एडिंग टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 by 1, ओके। द रिजल्ट ऑब्टेन हैज़ बीन इन टेबल, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल बतानी है एक तो इसमें, ठीक है। ऑब्जर्व योर ऑब्जर्वेशन B एंड द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकेंड सल्फेट, ठीक है। और अरेंज करना है मेटल ABCD को। सबसे पहले तो मेटल ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें, जब ही ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले हम मेटल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही हमारी रिएक्शन होगी। देखो, आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट मेटल से रिएक्शन कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। सो आप इस वाले क्वेश्चन को रिएक्टिविटी सीरीज से सोल्व कर सकते हो, एक बार ट्राई करना ज़रूर, रिएक्टिविटी सीरीज से इसको सोल्व करना, ठीक है। सबसे पहले A देख लेते हैं, चलो एक मैं करके बता देती हूँ, फिर आप रिएक्टिविटी सीरीज से इसको देखो। कोई एक मेटल A है और जो आयरन सल्फेट है, ठीक है। और
कॉपर सल्फेट है, मेटल ए है और कॉपर सल्फेट है, ठीक है। एक के साथ तो रिएक्शन नहीं कर रही है, एक के साथ डिस्प्लेस कर दे रही है, ठीक है। इसको तो डिस्प्लेस, आयरन तो डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ए इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ए जो है वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा। इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज से सोल्व कर सकते हैं, जो अभी अभी हमने पढ़ी थी ना, उसी रिएक्टिविटी सीरीज से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये देख लीजिएगा किसके सॉल्यूशन में से कौन सा सोल्व होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, हमें पहले पूरी रिएक्टिविटी सीरीज देखनी होगी, उसके बाद, है ना, एक बार आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन HCl, इसको क्या बोलोगे, HCl को ऐड कर दीजिए रिएक्टिव मेटल से, HCl को ऐड कर लीजिए, रिएक्टिव मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल एंड द राइट केमिकल रिएक्शन विद आयरन रिएक्ट विद H2SO4। अब मुझे बताइए कौन सी गैस, अच्छा मेटल प्लस एसिड, कौन सी गैस आपकी निकलती है, आप कहोगे हाइड्रोजन गैस, सिंपल आंसर है। अब मुझे एक केमिकल इक्वेशन बता दीजिए H2SO4 के साथ। H2SO4 इज अगेन एसिड होता है, जैसे आयरन प्लस H2SO4 FeSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी है ना, ये वाला क्वेश्चन एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके थोड़ा सा ये पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज को देखना पड़ेगा, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन। जिंक और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक प्लस आयरन सल्फेट डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, हाँ हो जाएगा। क्या है ये, जिंक, आयरन सल्फेट लिख दिया मैंने, H2SO4, सॉरी क्या हो रहा है, जिंक ऐड करना है आयरन सल्फेट में, सॉरी ये दोनों क्वेश्चन में रिएक्शन है, जिंक ऐड करना है आयरन सल्फेट में। तो जिंक और आयरन में से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक है कि आयरन, जिंक है कि आयरन। ये रहा यहाँ पे हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में, यहाँ पे जिंक है और आयरन हमारा नीचे है, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा आयरन को, ठीक है, जिंक डिस्प्लेस कर देगा आयरन के सॉल्यूशन में थे, तो हमारा बन जाएगा जिंक सल्फेट और आयरन हमारा अलग हो जाएगा, जिंक सल्फेट और आयरन आपका अलग हो जाएगा। इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज का यूज़ करके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। ये जो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करना है, या तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना के एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊं, ठीक है। बस इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है ना। देखो सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपको बताना है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन होगा, आप बताइए सबसे ज़्यादा, है ना। देखो डिस्प्लेस कर दे रहा है जो रिएक्शन से, तो बी तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो रहा है क्योंकि वो उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दे रहा है, और सब देखो रिएक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं बल्कि ये डिस्प्लेस कर पा रहा है, ओके, तो ये तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। इसी टाइप से आप थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन के साथ देख सकते हो। विच वुड यू ऑब्जर्व इन बी इज़ एडिड टू द सॉल्यूशन ऑफ, बी को ऐड कर दो कॉपर सल्फेट से, बी को ऐड कर दो कॉपर सल्फेट से, तो बी को अगर ऐड करोगे कॉपर सल्फेट से तो वो डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी हो जाएगा। और रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लिख लेना, पहले इन सबको देख लें, ठीक है। क्या मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, हमने सारी रिएक्शन पढ़ ली है ना, मेटल की नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन पढ़ ली, हमने सब तरह की रिएक्शन पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं मेटल की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। मेटल की हमने ऑक्सीजन में देख ली, वाटर में देख ली,
और सॉल्यूशन में देख ली, एक दूसरे के सॉल्यूशन में देख ली। अब हम देख लेते हैं मेटल की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। इन द अबव एक्टिविटी यू हैव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट। वाई डू मेटल रिएक्ट इन अ मैनर? लेट अस रिकॉल व्हाट इज द लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती हैं वो क्लास 9th में है। वी लर्न दैट नोबल गैसेस इज कम्प्लीटली फील्ड वे। इसमें मैं पहले आपको आज यही चीज़ें मैं आपको पहले थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये वाला ऊपर लिख लेना। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कैसे लिखते हैं ये हमने क्लास। नोबल गैसेस क्या होती है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे कि ये देखो, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड वेरी लिटिल केमिकल एक्टिविटी, ओके। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट ऑफ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीट फील्ड वैलेंस सेल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। सोडियम एटम इज़ वन एटम इन, ठीक है। सुनो अब इसमें कुछ पहले हमें यहाँ पे कुछ बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर हमें ये सारी बातें समझ में आएगी। अगर क्लास 9th में आपने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए किसी भी एलिमेंट की कैसे निकालते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो एक बार हम अभी देख लेते हैं कैसे। देखो आपका जैसे मान लीजिए हीलियम है, ये एटम होता है। एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें शेल्स पाई जाती हैं। जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम के एटम में इस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप की आपकी शेल पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? शेल। जो फर्स्ट सेल होती है उसको के बोलते हैं, जो सेकंड सेल होती है उसको एल बोलते हैं, जो थर्ड सेल होती है उसको एम बोलते हैं, और जो फोर्थ सेल होती है उसको एन बोलते हैं। तो इन सेल में एक, अब देखिए जो एटम होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम किसी भी एटम में, वो इन शेल में फिल करते हैं। इनका एक पर्टिकुलर नंबर होता है। क्या नंबर होता है? जैसे मान लीजिए के शेल में सिर्फ आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, ओके। एल शेल में 8, एम शेल में 8 और इसमें रेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी आप एन तक पहुँचोगे नहीं, ठीक है, कभी मतलब एन तक, ठीक है। तो आपको पहले याद, मतलब एन तक आपके हो जाएंगे, सब फिल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अब एटम तो आपको पता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होता है किसी भी चीज़ का। एटम के अंदर 3 चीज़ पाई जाती है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन उसके आसपास ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। सो कल के क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कल की क्लास के लिए मैं सिर्फ एक, सबसे पहले आप थोड़ा सा 9th में पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला एक बार बस रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कल हम इसको डिटेल में समझते हैं। आई होप आज का, अभी आप कल की क्लास में इन सब के, जैसे हीलियम, इनका एटॉमिक नंबर याद कर लेना, किस एटम को क्या बोलते हैं ये याद कर लेना, इनके एटॉमिक नंबर कल की क्लास के लिए। कल की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि देखो जो पीरियोडिक टेबल है ना आपकी, उसमें से पहले तो आप एटम मतलब एलिमेंट्स के नेम देखना। जैसे कि आर्गन को AR बोलते हैं, सोडियम को NO। फिर इनका एटॉमिक नंबर याद कर लेना। आई होप शायद 20 तक तो आपको, 20 या 30 तक तो आपको याद होना चाहिए कि कितने में कितने एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। सो